जैसे ही मैंने जूस पीने के लिए अपना ग्लास उठाया कि तभी मेरे फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन उठाते ही मेरे दोनों कान लाल हो गए थे और एक अजीब सी सनसनाहट पूरे शरीर में दौड़ गई। पूरी बात करके मैंने तुरंत ही उठकर खड़ी हो गई। मेरे पति सवालिया नज़रों से मुझे देखते हुए पूछने लगे, अनुराधा, कहाँ जा रही हो? कम से कम नाश्ता तो कर लो। मैंने कहा, एक बहुत ज़रूरी केस आ गया है और मुझे अभी निकलना पड़ेगा। इस पर मेरी बेटी कहने लगी, माँ, ऐसे तो कोई ना कोई केस आता ही रहता है। आप अभी अगर निकल जाएंगी तो शाम तक शायद ही है जो आपको कुछ खाने पीने का वक्त मिले, इसलिए कम से कम ठीक से नाश्ता तो कर लीजिए। मैंने अपनी बेटी नैना से कहा, बेटा, ये केस बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं वक्त जाया नहीं कर सकती हूँ। इससे पहले कि वो दोनों मुझसे कुछ और कहते, मैंने तुरंत ही अपनी टोपी उठाई और ड्राइवर को बाहर आकर गाड़ी निकालने के लिए कहा। 20 मिनट के अंदर अंदर मैं उस मेडिकल कॉलेज में पहुंच चुकी थी। वहां इतनी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी कि पुलिस फोर्स को भी उस भीड़ को कंट्रोल करने में पसीने छूटने लगे थे। लोगों में कोहराम मचा हुआ था और उनका गुस्सा भी 7वें आसमान पर था। हाय हाय के नारे लगाए जा रहे थे। मैंने जैसे तैसे लोगों को समझाया कि आप लोगों के कॉपरेशन की हमको बहुत ज़रूरत है। अगर आप लोग इसी तरह से हंगामा करेंगे तो फिर इस केस को हम कैसे सुलझा सकेंगे। लेकिन लोग कॉलेज के मैनेजमेंट से बहुत नाराज थे। होना भी चाहिए था, उनका गुस्सा अपनी जगह जायज़ था, लेकिन मुझे भी कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना था, जिसके लिए इस हंगामे को शांत करना मेरे लिए सबसे पहली प्राथमिकता थी। मैं भीड़ को चीरती हुई जैसे ही घटना स्थल पर पहुंची तो सामने का नज़ारा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। वहां हर कोई बिल्कुल स्तब्ध था। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि हमारे शहर में इतनी बड़ी घटना भी हो सकती है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों था, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरी आंखों के सामने 15 लड़कियों की लाशें जमीन पर पड़ी हुई थीं, जिन्हें सफेद कफन से ढक दिया गया था। उनके माँ बाप फूट फूट कर रो रहे थे। कुछ तो बेचारे रो रो कर बेहाल हो चुके थे। उनकी माएं बार बार बेहोश हो कर गिर रही थीं। उनके माँ बाप को समझाना हमारे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी ऐसे समय में उन्हें सांत्वना देना हमारा फर्ज बनता था। मैंने तुरंत ही सीनियर इंस्पेक्टर से इस केस की पूरी जानकारी मांगी। सीनियर इंस्पेक्टर रावत ने मुझे बताया कि उन्हें सुबह सुबह स्कूल के प्रिंसिपल ने कॉल करके इस घटना की जानकारी दी कि एक साथ 15 लड़कियों ने जहर खा लिया है। मैंने पूछा कि आखिर इस सब के पीछे की वजह क्या है? क्या आप में से किसी को भी ये पता चला? इस पर इंस्पेक्टर ने कहा कि हम पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई खास बात नजर नहीं आ रही है जिससे ये पता चल सके कि आखिर इतनी बड़ी घटना हुई क्यों है और ऐसा इन लड़कियों के साथ क्या हुआ कि एक साथ उन्होंने इतना घातक कदम उठा लिया। मैंने भी स्कूल के मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, सबसे पूछताछ की तो सबने यही बताया कि ये लड़कियां मेडिकल स्टूडेंट हैं और सभी के सभी लास्ट सेमेस्टर में थी। इसके बाद तो इनकी इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद इन सबको जॉब मिल जाती। इसके लिए ये लोग इतने टाइम से तैयारी कर रही थी। मैंने उन लड़कियों के बैकग्राउंड और उनके एकेडमिक्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की, जिसमें पता चला कि कुछ लड़कियां काफ़ी होशियार थी तो कुछ पढ़ने में एवरेज थी। किसी के भी फैमिली बैकग्राउंड में मुझे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला कि वो इकोनॉमिकली वीक हो। सभी अच्छे खासे पैसे वाले घरों से आ रही थी। तो फिर आखिर ऐसी क्या वजह थी कि उन्होंने अपने साथ ये किया? किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हमने लड़कियों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। इधर जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे उनके साथ पढ़ने वाली लड़कियों के मुंह से एक नाम दबी जुबान में बार बार लिया जा रहा था। वो नाम था डॉक्टर कृष्णमूर्ति का। बाकी के मेडिकल स्टूडेंट्स खुलकर तो कोई बात नहीं बता रही थी, क्योंकि उनके चेहरों से देखकर ये साफ पता चल रहा था कि उन्हें किसी न किसी बात का तो डर जरूर है। लेकिन फिर भी हम पुलिस वाले थे और ये हमारा काम था कि पूरी सच्चाई को किसी भी तरह से लोगों के सामने लाया जाए। इसलिए हमने हर तरीके से उनके मुंह से सच निकलवाने की कोशिश की। लेकिन लड़कियों का कहना यही था कि उन्हें ज़्यादा कुछ तो इस बारे में नहीं पता है, लेकिन हाँ, ये लड़कियां डॉक्टर कृष्णमूर्ति के पास काफ़ी आती जाती थीं, क्योंकि उन सभी लड़कियों का कनेक्शन डॉक्टर कृष्णमूर्ति से निकल रहा था। इसीलिए अब सब शक की सुई डॉक्टर कृष्णमूर्ति पर घूम चुकी थी।
मैंने इंस्पेक्टर रावत को डॉक्टर कृष्णमूर्ति की पूरी कुंडली निकालने के लिए बोल दिया। 2 दिन के अंदर अंदर ही वो मेरे पास डॉक्टर कृष्णमूर्ति की हर एक जानकारी लेकर के आ चुका था। डॉक्टर कृष्णमूर्ति कुंवारे थे, उन्होंने शादी नहीं की थी। इसके साथ ही साथ उन्होंने मेडिकल की फील्ड में बहुत बड़ी बड़ी खोजें की हुई थी। कई सारी बीमारियों का इलाज डॉक्टर कृष्णमूर्ति ने ढूंढ लिया था, जिसके लिए उन्हें बहुत सारे प्राइजेस और सम्मान भी मिल चुके थे। क्योंकि डॉक्टर कृष्णमूर्ति ने अपनी पढ़ाई इसी कॉलेज से की थी, इसीलिए देश विदेश में भी बड़े बड़े काम करने के बाद डॉक्टर कृष्णमूर्ति को जब इसी कॉलेज में पढ़ाने का ऑफर दिया गया तो उन्होंने इसे झट से स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन्हें शुरू से ही इस कॉलेज से बहुत लगाव था। यहाँ तक कि डॉक्टर कृष्णमूर्ति को भारत सरकार की तरफ से पद्म विभूषण देने के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। ये सब जानने के बाद मेरा दिमाग बुरी तरह से उलझ चुका था। इतने बड़े दर्जे का इंसान, इतना पढ़ा लिखा और जिसने समाज के लिए इतनी बड़ी खोज की, समाज की सेवा की, न जाने कितने लोगों को डॉक्टर कृष्णमूर्ति ने मुफ्त में चिकित्सा देकर ठीक किया था। तो फिर ऐसे इंसान का नाम इतने बड़े कांड से आखिर कैसे जुड़ सकता था? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अगर डॉक्टर कृष्णमूर्ति के बैकग्राउंड को ध्यान में रखा जाए तो इस बात पर विश्वास करना बहुत मुश्किल था कि उनका इस केस से कोई भी ताल्लुक रहा हो। लेकिन क्योंकि किसी भी इंसान का बैकग्राउंड ये साबित नहीं करता कि वो कोई भी अपराध नहीं कर सकता है, क्योंकि इंसान के दिमाग का कोई भरोसा नहीं। कब कौन किस चीज के लिए क्या कर बैठे ये कोई नहीं जानता। इसीलिए हमने इन सब चीजों को एक तरफ किनारे पर रखा और डॉक्टर कृष्णमूर्ति को लेकर और भी ज्यादा कॉलेज में पूछताछ शुरू कर दी, जिससे धीरे धीरे ये पता चलने लगा कि कॉलेज की काफी सारी लड़कियां डॉक्टर कृष्णमूर्ति से काफी परेशान थी। लेकिन अभी भी कुछ तो ऐसा था जो खुलकर सामने नहीं आ रहा था। इसी बीच मुझे पता चला कि डॉक्टर कृष्णमूर्ति के एक असिस्टेंट भी हैं, डॉक्टर कुमार। मैंने सोचा कि क्यों ना वो उनके असिस्टेंट हैं, तो हो ना हो उन्हें तो डॉक्टर कृष्णमूर्ति के बारे में काफी कुछ पता होगा। इसलिए मैंने डॉक्टर कुमार से पूछताछ करना शुरू किया। डॉक्टर कुमार ने भी पहले तो कृष्णमूर्ति को लेकर बहुत तारीफ की, लेकिन जब मैंने उनसे सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने दबी जुबान में यही कहा कि हाँ, ये बात सच है कि कॉलेज की काफी सारी लड़कियां डॉक्टर कृष्णमूर्ति से बहुत परेशान थीं, क्योंकि वो उन्हें नंबर देने में बहुत आनाकानी करते थे, जबकि लड़कियां बहुत मेहनत करती थीं। और यहाँ से डिग्री कंप्लीट करने के बाद जब यही लड़कियां इंटर्नशिप के लिए आगे जाती हैं तो उनके एकेडमिक मार्क्स बहुत मायने रखते हैं। एक एक नंबर से हर लड़की का भविष्य बन भी सकता है और बिगड़ भी, क्योंकि हर एक नंबर उनकी नौकरी की दिशा को तय करता है। लेकिन क्योंकि डॉक्टर कृष्णमूर्ति के हाथ में ये अथॉरिटी आ चुकी थी, जिस वजह से वो लड़कियों को अपने मनमानी ढंग से चलाते थे। मैंने डॉक्टर कुमार से थोड़ा सा प्रेशर डालते हुए कहा कि अपनी मनमानी ढंग से चलाते थे से आपका क्या मतलब है? इस पर डॉक्टर कुमार ने कहा कि वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन बस मैंने सिर्फ लड़कियों के मुंह से ही सुना था कि कृष्णमूर्ति सर उन पर अपनी मनमानी करते हैं। इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं पता है। सब कुछ बहुत उलझा हुआ लग रहा था। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस सब के पीछे असली गुनाहगार कौन है, क्योंकि अगर कोई एक अपने साथ ऐसा करता तो समझ में आता कि किसी की कोई पर्सनल प्रॉब्लम होगी, लेकिन एक साथ 15 लड़कियों का इतना बड़ा कदम उठा लेना ये साफ इशारा कर रहा था कि जरूर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है, या कोई इतना बड़ा प्रेशर जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन आखिर वो क्या था, ये सवाल दिन रात मुझे परेशान करता रहता था। इधर हम पर ऊपर से भी बहुत प्रेशर बनता जा रहा था, जिससे हम जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व कर सके, क्योंकि ये केस अब बहुत हाई प्रोफाइल बन चुका था। लेकिन एक तरफ हमें इस बात की भी सख्त हिदायत दी गई थी कि जब तक हमें डॉक्टर कृष्णमूर्ति के खिलाफ कोई भी पक्का सबूत ना मिले तब तक हम उन पर हाथ नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर कृष्णमूर्ति कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थे। वो एक बहुत बड़ी शख्सियत है। उनका नाम देश के जाने माने विशेषज्ञों में आता था, इसलिए उन पर बिना किसी ठोस सबूत के हाथ डालने का मतलब ये था कि अपने आप को खुद ही आग के हवाले कर देना। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत तो यही थी कि कोई भी ठोस सबूत हमारे हाथ लग ही नहीं रहा था। लेकिन हमें नहीं पता था कि आने वाले कल में जो सच्चाई हमारे सामने खुलकर आने वाली है, उसे जानते ही हम सब के पैरों तले से जमीन निकलने वाली थी।
उस वक्त मैं अपने ऑफिस में ही बैठी हुई थी कि तभी इंस्पेक्टर रावत मेरे पास उन सभी लड़कियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर आया। मैंने जब उनका चेहरा देखा तो वो घबराहट से लाल हो चुका था और उनके माथे पर पसीने की बहुत सारी बूंदें थीं। मैंने इंस्पेक्टर रावत से पूछा कि आखिर इस रिपोर्ट में ऐसा क्या है जो आप इतना ज्यादा परेशान हैं। रावत ने कहा कि मैडम, आप खुद ही इस रिपोर्ट को खोलकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं इतना परेशान क्यों हूँ। मैंने जैसे ही उस रिपोर्ट को खोला तो मैं तो अपनी कुर्सी से उठकर ही खड़ी हो गई, क्योंकि इस सच्चाई के बारे में तो कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। हम तुरंत ही मेडिकल कॉलेज के लिए निकल गए। वहां पहुंचते ही जैसे ही हमने प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंचकर डॉक्टर कृष्णमूर्ति के बारे में पूछा तो प्रिंसिपल भी बुरी तरह से घबरा गए। वो कहने लगे कि आखिर बात क्या है। मैंने फिर प्रिंसिपल को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई सच्चाई के बारे में जब सब कुछ बताया तो वो भी बुरी तरह से लड़खड़ा गए। मैंने कहा कि अब हमें डॉक्टर कृष्णमूर्ति को गिरफ्तार करना पड़ेगा, क्योंकि हमें उनका टेस्ट करना है। प्रिंसिपल ने कहा कि मैडम, आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? डॉक्टर कृष्णमूर्ति एक बहुत ही अच्छे प्रोफेसर हैं, उन पर शक करना आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। मैंने कहा कि ये बात आप कह रहे हैं, लेकिन आपके कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे इसका बिल्कुल उल्टा बोल रहे हैं, और फिर हकीकत क्या है उसका पता लगाने के लिए हमें डॉक्टर कृष्णमूर्ति को गिरफ्तार करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जो सच्चाई सामने आई है उसके पीछे कौन है ये पता लगाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्रिंसिपल सर कहने लगे कि लेकिन मैडम, आप समझने की कोशिश कीजिए, अगर आपने डॉक्टर कृष्णमूर्ति को गिरफ्तार किया तो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा। मैंने कहा कि हंगामा तो वैसे ही खड़ा हो ही चुका है। अगर इस केस को हमने जल्द से जल्द नहीं सुलझाया तो आपको नहीं पता कि आपके कॉलेज पर कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है। आप शायद इस सब को बहुत हल्के में ले रहे हैं, लेकिन इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। मेरी इस बात पर प्रिंसिपल बहुत परेशान हो गए। वो कहने लगे कि मैडम, मैं समझता हूँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन डॉक्टर कृष्णमूर्ति भी कोई छोटे मोटे इंसान नहीं है। मैंने प्रिंसिपल की बहस को वहीं पर छोड़ा और मैं तुरंत ही उनके कैबिन से बाहर निकली। तभी मुझे सामने से डॉक्टर कुमार आते हुए दिखाई दिए। उन्होंने खुद से ही आकर मुझसे पूछा, मैडम, आप यहाँ कैसे? क्या इस केस को लेकर आपको कुछ पता चला है? मैंने उनसे तुरंत ही सवाल दागा कि डॉक्टर कृष्णमूर्ति किधर मिलेंगे, क्या आपको पता है? वो मुझे अपने साथ लेकर डॉक्टर कृष्णमूर्ति के कैबिन में गए। उस वक्त डॉक्टर कृष्णमूर्ति अपने किसी गहन अध्ययन में बिजी थे। मैंने इंस्पेक्टर रावत को उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कहा। डॉक्टर कृष्णमूर्ति हमसे पूछने लगे कि आखिर उन्हें गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। मैंने फिर उन्हें बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या सच्चाई खुलकर आई है। दरअसल उस रिपोर्ट में ये निकला था कि वो सभी 15 की 15 लड़कियां पेट से थीं। कोई 2 महीने के गर्भ से थी, तो कोई 3, तो कोई 4, और हो ना हो उन सब के मरने की वजह इसीलिए एक थी, क्योंकि वो सब की सब पेट से थी। लेकिन अब ये पता लगाना था कि उनके साथ ऐसा करने वाला आखिर कौन था। डॉक्टर कृष्णमूर्ति कहने लगे, तो क्या मैडम आपको मुझ पर शक है? मैंने कहा कि आप यही समझिए। डॉक्टर कृष्णमूर्ति ने कहा कि आप ऐसा मेरे बारे में सोच भी कैसे सकती हैं? वो सब मेरी बेटियों की जैसी थी, और अपनी बेटियों के साथ भला कुछ ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ? मुझे भी उन सब के जाने का बहुत दुख है, और मैं भी चाहता हूँ कि इस सब के पीछे जो भी गुनाहगार है वो पकड़ा जाए, लेकिन मुझ पर शक करके आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। मैंने कहा कि अगर आप सच में उन लड़कियों को इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो फिर इस पूरी जांच पड़ताल में हमारा सहयोग करें। मेरी इस बात पर डॉक्टर कृष्णमूर्ति बिल्कुल शांत हो गए, और फिर वो चुपचाप ही चलकर हमारे साथ हमारी गाड़ी में बैठ गए। डॉक्टर कृष्णमूर्ति को हम उस अस्पताल में जांच के लिए लेकर गए जहां पर अक्सर हमारे यहाँ आने वाले मुजरिमों की मेडिकल जांच कराई जाती थी। डॉक्टर कृष्णमूर्ति ने मेडिकल जांच में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं दिखाई, बल्कि उन्होंने सारी जांचों को चुपचाप अच्छे से कराया, जिसे देखकर मुझे ये लगने लगा कि शायद मैं उनके बारे में गलत सोच रही हूँ। शायद गुनाहगार कोई और ही है। आखिर मैं इतने सालों से इतने सारे मुजरिमों को पकड़ चुकी थी, और अब मुझे इंसान के चेहरे के हाव भाव को देखकर बहुत जल्द ये समझ आ जाता था कि ये इंसान मुजरिम है या नहीं। और डॉक्टर कृष्णमूर्ति के चेहरे पर तो बिल्कुल शांति छाई थी। वो किसी भी तरह से परेशान नहीं दिख रहे थे, बल्कि मुझे वो संतोष दिख रहा था जो एक बेगुनाह के दिल में होता है,
जो उस इंसान के मन में होता है, जिसे भरोसा हो कि ऊपर वाला सच्चाई सबके सामने खुद ब खुद ले आएगा। मेडिकल जांच के बाद हमने डॉक्टर कृष्णमूर्ति को 24 घंटे के लिए अपनी निगरानी में उनके घर पर ही भेज दिया। जब तक उनका गुनाह साबित नहीं हो जाता या कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगता, तब तक हम लोग डॉक्टर कृष्णमूर्ति को जेल में नहीं रख सकते थे। लेकिन हाँ, हम उन्हें यूं खुला भी नहीं छोड़ सकते थे। इसीलिए हमने उन्हें उनके ही घर पर भिजवा दिया और वहां पर पुलिस वालों को भी उनकी निगरानी के लिए तैनात कर दिया। अगले दिन शाम को जो रिपोर्ट सामने आई, उसे देखकर मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए थे, क्योंकि पहली बार जीवन में ऐसा हुआ था कि मैं किसी गुनहगार को पहचान नहीं पाई थी। मेरा अंदाजा गलत निकला था, क्योंकि वो रिपोर्ट उन सभी 15 लड़कियों के पेट में जो बच्चा था, उनके डीएनए से मैच कर गई थी। ये सच्चाई जैसे ही सबके सामने आई और ठोस सबूत हमारे हाथ लगा, हमने तुरंत ही जाकर डॉक्टर कृष्णमूर्ति को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जेल में डाल दिया। उस मेडिकल कॉलेज में तो हड़कंप मच चुका था। अब तो हर कोई तरह तरह की बातें कर रहा था और जो लड़कियां पहले दबी जुबान में डॉक्टर कृष्णमूर्ति के बारे में तरह तरह की बातें कर रही थीं, वो थोड़ा खुलकर सामने आने लगी थी और कहने लगी कि डॉक्टर कृष्णमूर्ति बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं थे। वो लड़कियों का फायदा उठाने की कोशिश करते थे, लेकिन कभी भी किसी ने उनके सामने जुबान नहीं खोली, क्योंकि हर किसी को अपने करियर की चिंता थी। लेकिन आज देखो, भगवान ने इंसाफ अपने आप ही कर दिया है। गुनाहगार का गुनाह कभी नहीं छुपता और आज डॉक्टर कृष्णमूर्ति को उनके कर्मों की सजा मिल गई है। इसके बाद डॉक्टर कृष्णमूर्ति पर केस चला। ये खबर अखबारों की सुर्खियों में आ चुकी थी। चारों तरफ हाहाकार सा मचा हुआ था। हर कोई इसी केस को लेकर बात कर रहा था। कुछ लोग तो इस खबर में और भी ज्यादा मिर्च मसाला लगाकर लंबे चौड़े शब्दों में लोगों के सामने इस न्यूज को परोस रहे थे और खूब सारे पैसे कमा रहे थे। डॉक्टर कृष्णमूर्ति की पहली पेशी जब कोर्ट में की गई, तो हमारे हाथ में जो भी सबूत आए थे, उनको हमने जज साहब के सामने पेश कर दिया, जिसके बिना पर डॉक्टर कृष्णमूर्ति को जेल भेजने का फरमान सुना दिया गया। क्योंकि डॉक्टर कृष्णमूर्ति एक बहुत बड़े विशेषज्ञ थे और उन्होंने समाज में अपना जो योगदान दिया था, उसे भी कोर्ट ने नजर में रखा, जिसके आधार पर जज साहब ने 2 महीने बाद की अगली तारीख मुकर्रर की और कहा कि तब तक अगर कोई भी ऐसा सबूत हमारे हाथ नहीं लगता जिसमें यह साबित हो सके कि डॉक्टर कृष्णमूर्ति का इस केस से बिल्कुल भी कोई नाता नहीं है, तो फिर डॉक्टर कृष्णमूर्ति को जो भी जायज सजा होगी वो दे दी जाएगी। हर तरफ हर कोई यही बात कर रहा था कि अब तो डॉक्टर कृष्णमूर्ति को फांसी की सजा से कोई भी नहीं बचा सकता। मैं जिस जेल में जेलर थी, उसी में डॉक्टर कृष्णमूर्ति को भेजा गया था। वहां पर ले जाकर उन्हें बंद कर दिया गया। उस वक्त भी वो बिल्कुल शांत थे। उनके चेहरे पर मुझे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी दिखाई नहीं दे रही थी। न जाने क्यों मेरा दिल बार बार मुझे चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि आदमी बेगुनाह है, लेकिन जो रिपोर्ट में आया था उसे मैं नजरअंदाज तो नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो साफ तौर पर पक्का सबूत था। इसीलिए मुझे यही लगा कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान के तजुर्बे भी कई बार फेल हो जाते हैं, और डॉक्टर कृष्णमूर्ति के मामले में भी मेरे साथ यही हुआ था। मैं उन्हें गुनहगार शायद इसीलिए एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उन्होंने अब तक जो भी काम किए थे वो भी कहीं ना कहीं मेरे दिल के और दिमाग पर छाए हुए थे, जिस वजह से मेरा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था कि एक आदमी इतना बड़ा गुनाह भी कर सकता है। लेकिन हकीकत यही थी कि उन्होंने ऐसा ही किया था। लेकिन इस केस से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक ऐसा इंसान जो इतना बड़ा विशेषज्ञ था, जिसे समाज में इतना मान सम्मान मिला, जिसे सरकार की तरफ से इतना बड़ा अवार्ड दिया जाने वाला था, जिसकी जिंदगी में शोहरत और दौलत की कोई कमी नहीं थी, तो फिर उसने इतना घिनौना काम आखिर कैसे कर लिया? क्या उसका जमीर मर गया था? कभी कभी इंसान की फितरत का अंदाजा लगा पाना किसी के बस की बात नहीं होती। मैंने अपने जीवन में बहुत से ऐसे केस देखे थे जिनमें कई सारे ऐसे लोग थे जिनके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी अपनी गलत भावनाओं में आकर उन्होंने कुछ ऐसे काम कर दिए जिसके लिए उन्हें जीवन भर पछताना पड़ रहा था। जिस वक्त उन्होंने वो काम किया, उस वक्त तो उन्हें अपने गुनाह का जरा सा भी इल्म नहीं था, लेकिन जब वो पकड़े गए और उन्हें सजा दी गई तो वो फूट फूट कर रो रहे थे। और आज भी उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं
जिन्हें अपने उस किए हुए गुनाह पर बहुत शर्मिंदगी है, जिसके लिए वो रो रो कर हर रोज माफी मांगते हैं और खुद को कोसते हैं कि उन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया। लेकिन अब तो उनके पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं था। डॉक्टर कृष्णमूर्ति का भी वही हाल था, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि उनके चेहरे पर मुझे ना तो परेशानी नजर आती थी ना पछतावा। वो बिल्कुल इस तरह से शांत थे जैसे कि उन्हें अभी भी न जाने कौन सी उम्मीद हो। वो जाने कौन सी उम्मीद लगाकर बैठे हों कि जैसे सब झूठा साबित हो जाएगा। मेरे घर में भी इस केस को लेकर बहुत चर्चा हो रही थी। मेरे पति मुझसे कहने लगे कि रिपोर्ट में जो भी आया हो, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि इतना भलाई का काम करने वाला आदमी इतना घटिया काम कर सकता है। मैंने उनसे कहा कि मैं मानती हूँ कि उन्होंने भलाई के काम किए हैं, लेकिन कई बार इंसान की बुराई उसकी नेकी पर भारी पड़ जाती है, और डॉक्टर कृष्णमूर्ति के केस में भी यही हुआ है। उनकी नीयत बहुत खराब थी और उनकी नीयत ने ही उन्हें कहीं का भी नहीं छोड़ा। उन्होंने जो किया है वो तो बहुत बड़ा गुनाह है ही, लेकिन अब तो इंसान किसी नेक इंसान पर विश्वास करने से भी डरेगा। उन्होंने गुरु और शिष्य के पवित्र रिश्ते को भी कलंकित कर दिया है। कुछ हफ्ते के बाद मैं जब अपने ऑफिस में बैठी हुई थी, तभी मेरे पास मेरी बेटी का फोन आया। वो कहने लगी, माँ, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है और मैं आपके ऑफिस आना चाहती हूँ। मैंने उससे कहा कि मैं तो इस वक्त ऑफिस में बहुत बिजी हूँ, इसीलिए शाम को घर पर बात करते हैं। लेकिन मेरी बेटी कहने लगी कि माँ, बात बहुत जरूरी है जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकती हूँ। मैंने उससे पूछने की कोशिश भी की, नैना आखिर बात क्या है, तुम मुझे फ़ोन पर भी बता सकती हो। लेकिन नैना कहने लगी कि माँ, मैं आपको सामने से मिलकर बताना चाहती हूँ। मुझे लगा कि शायद कोई बहुत गंभीर बात है, इसीलिए मैंने उसे अपने ऑफिस में बुला लिया। नैना जब ऑफिस में आई तो वो बहुत घबराई हुई सी लग रही थी। वो कहने लगी कि माँ, मैं दरअसल आपसे डॉक्टर कृष्णमूर्ति के केस को लेकर बात करना चाहती हूँ। उसकी बात ने मुझे चौंका दिया था। मैंने उससे कहा कि भला डॉक्टर कृष्णमूर्ति के केस को लेकर तुम मुझसे क्या बात करना चाहती हो, और फिर तुम्हारा इस केस से क्या ताल्लुक है? तुम तो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ती हो, तो फिर तुम डॉक्टर कृष्णमूर्ति के बारे में आखिर कोई बात कैसे बता सकती हो? इस पर मेरी बेटी कहने लगी कि माँ, दरअसल मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मेरा जो दोस्त समीर है, उसकी बहन इस बारे में आपसे बात करना चाहती है, लेकिन वो बहुत डरी हुई है, इसलिए वो यहाँ नहीं आ सकती और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ उसके घर चलिए। मुझे लगा कि इस वक्त इससे ज़्यादा ज़रूरी मेरे पास और कोई काम नहीं है, इसीलिए मैं तुरंत ही अपनी बेटी के साथ उसके दोस्त के घर पहुँच गई। पहले तो उसकी बहन मुझसे बात करने को तैयार ही नहीं थी, लेकिन फिर मैंने उसे अच्छे से और प्यार से समझाया और उसे इस बात का भरोसा दिलाया कि उसका इस केस से नाम कभी भी नहीं जुड़ेगा और कभी भी किसी के सामने ये बात खुलकर नहीं आएगी कि उसने मुझे कुछ बताया है। मेरी इस बात पर उसका मुझ पर कुछ भरोसा कायम हुआ। तब उसने मुझे खुलकर बताया कि दरअसल डॉक्टर कृष्णमूर्ति अपने कैबिन में लड़कियों को बुलवाते थे। जिन लड़कियों को इस बात का डर होता था कि वो उनके नंबर काट लेंगी, तो वो डॉक्टर कृष्णमूर्ति की हर बात को मानने को तैयार रहती थी और इसीलिए डॉक्टर कृष्णमूर्ति लड़कियों का फायदा उठाते थे। मैंने जब उसकी ये बात सुनी तो मैंने कहा कि आखिर कैसा फायदा उठाते थे? क्या जो रिपोर्ट में आया है वही फायदा? इस पर उस लड़की ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया। मैंने कुछ देर सोचा, फिर उस लड़की से कहा, तो क्या तुम भी कभी डॉक्टर कृष्णमूर्ति के केबिन में गई हो? मेरे इस सवाल पर वो लड़की बहुत बुरी तरह से डर गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपना सर इनकार में हिला दिया। मैंने तुरंत ही उठकर कमरे का दरवाजा बंद किया और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, देखो बेटा, घबराओ मत, जो भी सच्चाई है मुझे साफ साफ बता दो। मैंने तुमसे कहा ना कि तुम मुझसे यहाँ पर जो भी कहोगी उसके बारे में बाहर मैं किसी को नहीं बताऊंगी, और अब मैं तुमसे जो सवाल कर रही हूँ, अगर उसका जवाब हाँ भी है तो मैं उसके बारे में कभी किसी से कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन मुझे सच्चाई को जानना है कि क्या डॉक्टर कृष्णमूर्ति के केबिन में तुम भी गई थी? मेरे एक बार और दबाव देकर पूछने पर वो लड़की बेचारी टूट गई और रोते हुए कहने लगी, हाँ मैडम, मैं भी गई थी, क्योंकि मुझे भी उन्होंने बुलाया था। मैंने कहा, तो फिर वहां पर केबिन में क्या क्या हुआ, तुम मुझे साफ तौर पर बताओ। वो लड़की कहने लगी, दरअसल जब मैं केबिन में पहुंची तो वहां पर कोई भी नहीं था। सामने टेबल पर एक छोटा सा पेपर था जिस पर लिखा हुआ था
कि पास में रखी हुई इस काली पट्टी को अपनी आंखों पर बांधकर सामने कुर्सी पर बैठ जाओ और इसके बाद तुम्हें कुछ भी बोलने की कोई इजाजत नहीं है। मैं तो क्योंकि पहले से ही डरी हुई थी, इसीलिए मैंने चुपचाप उस पट्टी को बांध लिया और कुर्सी पर जाकर बैठ गई। थोड़ी ही देर के बाद कमरे में एक अजीब सी खुशबू आने लगी और फिर आगे क्या हुआ मुझे कुछ भी पता ही नहीं चला। मैंने कहा, तो फिर तुम्हारे साथ क्या कुछ? इस पर वो लड़की रोने लगी, कहने लगी, जी मैडम, उस वक्त तो मुझे कुछ पता नहीं चला, शायद मैं बेहोश हो गई थी और जब मुझे होश आया तो मैंने अपना हाल बहुत बुरा देखा। उस वक्त भी केबिन से डॉक्टर कृष्णमूर्ति जा चुके थे। मैंने अपनी पट्टी खोली और खुद की हालत को ठीक किया और सबकी नज़रों से बचती हुई मैं बाहर आ गई। उस लड़की के मुंह से पूरी सच्चाई सुनकर मुझे डॉक्टर कृष्णमूर्ति पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इतना नीच इंसान मैंने अपने जीवन में कभी भी नहीं देखा था। मैंने उस लड़की को पानी पिलाया और उसे अपने सीने से लगाकर सांत्वना दी और उससे कहा कि तुम घबराओ मत, मैं उस डॉक्टर को छोड़ने वाली नहीं हूँ। उसे फांसी के फंदे तक मैं हर हाल में पहुंचाकर ही रहूंगी और तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना। ये बात सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में ही रहेगी। मैं भी एक बेटी की माँ हूँ और बहुत अच्छे से समझती हूँ कि एक बेटी की इज्जत पूरे परिवार के लिए और खुद बेटी के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है। वहां से निकलकर मैं सीधा जेल पहुंची। मुझे डॉक्टर कृष्णमूर्ति पर बहुत गुस्सा आ रहा था और मैं उस पर अपना गुस्सा निकालने के लिए उसकी बैरक की तरफ जा रही थी। इधर रात काफी हो चुकी थी, लगभग काफी सारे कैदी सो चुके थे। मैं जैसे ही गुस्से में तमतमाई हुई डॉक्टर कृष्णमूर्ति के बैरक के सामने पहुंची तो सामने का नजारा देखकर मेरे तो होश ही उड़ चुके थे। कृष्णमूर्ति उस वक्त घुटनों के बल जमीन पर बैठा हुआ था और उसके दोनों हाथ जुड़े हुए थे। सामने ऊपर रोशनदान से चांद की रोशनी छनकर जाली से बैरक के अंदर आ रही थी और डॉक्टर कृष्णमूर्ति के आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वो ऊपर देखते हुए कह रहे थे, मैं जानता हूँ भगवान कि तुम कभी भी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते हो और मेरे साथ भी तुम ये नहीं होने दोगे। मुझे डर इस बात का नहीं है कि मुझे फांसी हो जाएगी, बल्कि डर इस बात का है कि ये जो बदनामी मेरी हो रही है वो मेरे लिए किसी भी मौत से ज़्यादा बदतर है। मैंने पूरी जिंदगी सिर्फ नेकी की राह पर चलते हुए ही बिताई है। हमेशा मैंने लोगों का भला किया। अपनी पूरी जिंदगी मैंने सुकून से जी, क्योंकि मैंने कभी भी अपने ज़मीर के खिलाफ जाकर कोई काम नहीं किया और अब मैं एक सुकून की मौत मरना चाहता हूँ। लेकिन ये जो घटिया कलंक मेरे माथे पर लग चुका है, अगर उसे मिटाए बिना मैं इस दुनिया से गया तो मेरी आत्मा को कभी भी सुकून नहीं मिलेगा। जिन बच्चियों को मैंने हमेशा अपनी बेटियों की तरह माना, उन्हीं बेटियों के साथ इतना घिनौना काम करने का इल्जाम मुझ पर लगाया गया। इसके बारे में सोचकर ही मेरी आत्मा फट चुकी है। न जाने ये सब क्या हुआ और कैसे हो गया, लेकिन मेरी तुझसे यही प्रार्थना है कि मेरा तुझ पर अब तक जो विश्वास है वो कायम रखना और ना सिर्फ मेरे माथे पर लगा हुआ ये कलंक मिटा देना, बल्कि उन बेटियों को भी इंसाफ दिलाना, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मेरी बच्चियों के साथ ऐसा कृत्य करने वाले हैवान को उसके गुनाहों की सजा मिले। सबको लगता है कि असली गुनाहगार मैं हूँ, जबकि मुझे डर इस बात का है कि वो राक्षस तो अभी भी बाहर खुलेआम घूम रहा है और ना जाने वो आगे और भी न जाने कितनी बेटियों को नुकसान पहुंचा सकता है। ये कहते हुए डॉक्टर कृष्णमूर्ति फूट फूट कर रोने लगे और उन्होंने अपने हाथों में अपने चेहरे को छुपा लिया। मैं जो उस वक्त अपने सीने में ज्वालामुखी का गुबार लेकर उस बैरक के पास पहुंची थी, कृष्णमूर्ति की बातों को सुनकर वो बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। मैं चुपचाप वहां से वापस लौट आई। अब तो मेरा दिमाग चकराने लगा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। क्या वो डॉक्टर नाटक कर रहा था? लेकिन आखिर वो नाटक क्यों कर रहा था? वहां तो कोई भी उसे देखने वाला नहीं था। ना तो ऐसा है कि उसके आसपास कहीं कैमरे लगे हैं जो कोई उसे ये सब ड्रामा करते हुए देखे, या फिर वो सच में बेगुनाह है। मेरे दिल और दिमाग में एक जंग सी छिड़ गई थी। दिल कह रहा था कि ये डॉक्टर बेगुनाह है, लेकिन दिमाग कह रहा था कि जो सबूत सामने है उन्हें दुनिया की कोई भी ताकत झुटला नहीं सकती है और उसके हिसाब से गुनाहगार तो डॉक्टर कृष्णमूर्ति ही है। पूरी रात मेरे दिमाग में उधेड़ बुन चलती रही। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। ऊपर वाले से मैं प्रार्थना कर रही थी कि वो ही कोई रास्ता दिखाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि किसी भी बेगुनाह को सजा मिले। अगली सुबह जब मैं नाश्ते की टेबल पर आई
और मैंने अखबार की सुर्खियों को पढ़ा तो उन्हें पढ़ते ही मेरे दिमाग में एक अलग ही ख्याल आया। वो खबर सबके लिए नॉर्मल थी, लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि अब मेरे दिमाग ने एक दूसरी दिशा में काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन क्योंकि अभी तक ये सिर्फ एक शक था, इसलिए मुझे इस बात की तह तक जाना था। ये पता करना था कि क्या वाकई में मैं जो सोच रही हूँ वही सच है, या फिर ये सिर्फ एक नॉर्मल सी बात है। इसी वजह से शाम होते ही मैंने एक खूबसूरत सा फूलों का गुलदस्ता खरीदा और निकल गई उस तरफ जहां पहुंचकर मुझे अपने शक को सच या झूठ में साबित करना था। लेकिन मैं जिस जगह सच का पता लगाने जा रही थी, मुझे नहीं पता था कि वहां पर मेरे शक को और भी ज्यादा मजबूती मिल जाएगी। शायद ऊपर वाला भी अब मुझे खुद ब खुद रास्ता दिखा रहा था। वहां पर मैंने जो कुछ भी देखा, उसे देखकर मैंने अब फैसला कर लिया कि मैं अब इस मामले की एक एक परत को दोबारा से खोलूंगी। लेकिन सच का पता लगाने के लिए मुझे किसी के सहारे की जरूरत थी, जो कि उस मेडिकल कॉलेज से ही जुड़ा हुआ हो। और इसीलिए मैं एक बार फिर से अपनी बेटी के दोस्त की बहन के पास मदद के लिए पहुंची। पहले तो वो मेरी मदद करने से बहुत डर रही थी, लेकिन मैंने जब उसे भरोसा दिलाया कि मैं उसके साथ हूँ और उसके करियर पर कोई भी बात नहीं आएगी, तब उसने मेरी मदद करने के लिए हाँ कर दी। और फिर मैंने उसे जिस काम के लिए भेजा था वो उसमें कामयाब भी हो गई। मैंने एक बार फिर से उस लड़की से एक एक बात के बारे में पूछा कि किस तरह से डॉक्टर कृष्णमूर्ति उसको अपने कैबिन में बुलाते थे, और जब उसने मुझे विस्तार से एक एक पॉइंट दोबारा से बताया तो मुझे कुछ कुछ बातें समझ आने लगी थी। 3 दिन के बाद डॉक्टर कृष्णमूर्ति के केस की आखिरी सुनवाई थी और उसमें उन्हें फांसी की सजा मिलना लगभग पूरी तरह से तय हो चुका था। लेकिन उससे पहले ही मुझे सारे सबूतों को फिर से जुटाना था। जिस दिन सुनवाई थी उस दिन मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी, क्योंकि जिस सबूत का मैं इंतजार कर रही थी वो अभी तक मेरे हाथ में नहीं आया था। कुछ ही घंटे के बाद हम सब लोग कोर्ट रूम में पहुंच चुके थे। वहां पर बहुत भीड़ थी। हर कोई इस केस के फैसले को सुनना चाहता था। चर्चाओं का बाजार बहुत तेजी से गर्म था, लेकिन मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। मुझे लग रहा था कि कहीं अगर सही समय पर मेरे हाथ में वो ठोस सबूत नहीं आया तो आज एक बेगुनाह को सजा हो जाएगी। इधर जैसे ही केस की सुनवाई पूरी हुई और जज साहब ने अपना फैसला सुनाने के लिए प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, मेरी नजर बेचैनी से कोर्ट रूम के दरवाजे पर जाकर ठिठक गई। न जाने इंस्पेक्टर रावत कहाँ थे। मैं उनका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी, लेकिन वो अभी तक आए ही नहीं थे। इसलिए मैंने गुस्ताखी करते हुए जज साहब को फैसला सुनाने से रोक दिया, जिससे वो थोड़ा नाराज हुए। लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो कुछ देर का इंतजार कर ले, क्योंकि अगर उनके हाथों आज एक बेगुनाह को सजा मिली तो उन्हें भी जिंदगी भर अफसोस रहेगा और ये कानून के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा भी लग जाएगा। मेरी बात को जज साहब ने समझा और उन्होंने मुझे सिर्फ 5 मिनट का समय दिया। ये 5 मिनट मेरे लिए किसी लंबी सदी से भी ज्यादा गुजरे थे। ऐसा लग रहा था कि ये समय जैसे मेरी ही जिंदगी और मौत का सवाल बन गया हो। जैसे ही इधर 5 मिनट खत्म हुए, वैसे ही उधर जज साहब ने अपनी कलम को उठा लिया। लेकिन तभी ऐन मौके पर इंस्पेक्टर रावत हाँफते हुए कोर्ट रूम में पहुंचे और उन्होंने भागकर तुरंत ही मेरे हाथ में वो रिपोर्ट पकड़ाई। मैंने भी उस रिपोर्ट को जज साहब के सामने पेश कर दिया। जैसे ही जज ने उस रिपोर्ट को पढ़ा, उनके माथे पर बल पड़ गए और उनकी आंखें हैरत से बड़ी बड़ी हो गईं। एक नज़र उन्होंने मुझसे मिलाई और तुरंत ही जज साहब ने कोर्ट रूम में खड़े हुए पुलिस ऑफिसर्स को डॉक्टर कुमार को गिरफ्तार करने के लिए बोल दिया। डॉक्टर कुमार को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बुरी तरह से चिल्लाने लगा, छटपटाने लगा, बोला कि ये सब क्या हो रहा है। मुझे इस केस में झूठा फंसाने की कोशिश की जा रही है। आखिर मुझे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है? जज ने चिल्लाकर उससे कहा कि शोर मचाने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके खिलाफ ठोस सबूत हमारे हाथ लग चुका है। अभी भी उस आदमी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और कोर्ट रूम में मौजूद हर शख्स, डॉक्टर कृष्णमूर्ति भी इस वक्त बहुत हैरान थे। जैसे ही डॉक्टर कुमार को कटघरे में खड़ा किया गया, डॉक्टर कृष्णमूर्ति के वकील ने उनके सामने वो सबूत रखा जिससे ये साबित हो गया था कि उन लड़कियों के साथ जो इतना घिनौना काम किया गया है वो डॉक्टर कृष्णमूर्ति ने नहीं बल्कि डॉक्टर कुमार ने किया था। लेकिन डॉक्टर कुमार अपने गुनाह को कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं था। तभी मैंने कृष्णमूर्ति के वकील को अगला गवाह पेश करने के लिए बोला।
और फिर जब सामने वाले कटघरे में उस डॉक्टर को खड़ा किया गया जिसने पहले वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट उन लड़कियों की निकाली थी, जिसमें डीएनए की जांच में ये साफ लिखा था कि उनके साथ इस तरह का काम करने वाला डॉक्टर कृष्णमूर्ति है, उसे देखते ही डॉक्टर कुमार के पसीने छूटने लगे। दरअसल उस दिन जब मैं डॉक्टर कुमार के घर गुलदस्ता लेकर पहुंची थी तो मैंने इस डॉक्टर को डॉक्टर कुमार के घर से निकलते हुए देख लिया था। डॉक्टर कुमार बहुत ही गर्मजोशी से इससे मिल रहे थे, जिसे देखकर मुझे शक होने लगा कि भला इस डॉक्टर का डॉक्टर कुमार के घर आना क्यों हुआ। इसलिए मैंने अपनी बेटी के दोस्त की बहन की मदद ली और उसने मुझे डॉक्टर कुमार का एक बाल लाकर दिया, जिसे मैंने दूसरे डॉक्टर के पास डीएनए की जांच के लिए भेज दिया था। और आज उसी की वजह से जो सच्ची रिपोर्ट थी वो सबके सामने आ चुकी थी। उस डॉक्टर ने पोपट की तरह सारा सच उगलकर सबके सामने रख दिया। उसने बताया कि जो भी बड़े केस होते थे उनकी जांच की रिपोर्ट तैयार करने और पोस्टमार्टम करने का काम मुझे ही सौंपा जाता था। ये बात डॉक्टर कुमार को पता थी और उन्होंने मुझे बहुत बड़ी रकम पेश की और कहा कि मुझे इस डीएनए रिपोर्ट में ये लिखना है कि उन लड़कियों के बच्चों का डीएनए डॉक्टर कृष्णमूर्ति से मैच करता है। मैंने पैसों के लालच में आकर ठीक वैसा ही किया जैसा कि डॉक्टर कुमार ने कहा था। पूरी सच्चाई सुनते ही सबके होश उड़ चुके थे। अब सबकी निगाहें डॉक्टर कुमार पर थीं। पहले तो वो हकलाने लगा, लेकिन फिर मैंने जैसे ही उसके सामने वो अखबार पेश किया जिसकी बड़ी बड़ी हेडलाइंस में ये लिखा हुआ था कि पद्म विभूषण के लिए अगला नाम डॉक्टर कुमार का रिकमेंड हो गया है, तब डॉक्टर कुमार को समझ आ गया कि मुझे उसकी पूरी साजिश पता चल चुकी है। मैंने डॉक्टर कुमार से कहा कि अब आप सच बताते हैं या नहीं। डॉक्टर कुमार पूरी तरह से खिसिया चुका था क्योंकि उसके सारे मंसूबों पर पानी फिर गया था और इसीलिए उसने अब तक जो अच्छाई का चोला ओढ़ रखा था उसे निकाल कर फेंक दिया और अपने असली हैवान वाले रूप में आ गया। वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि हाँ, मैंने ही ये सब कुछ किया है क्योंकि मैं पिछले 5 साल से इस मेडिकल कॉलेज में जी तोड़ मेहनत कर रहा था। मैंने दिन रात एक कर दिया था ताकि मेरा भी नाम चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे ऊंचाइयों पर हो। लेकिन ये डॉक्टर कृष्णमूर्ति, मैं कोई भी काम करता पर इसकी वजह से मेरा कोई भी नाम नहीं लेता था। हर जगह सिर्फ इसे ही सम्मान मिलता था और मैं सिर्फ इसका असिस्टेंट बनकर ही रह गया था। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ये सब तो था ही, लेकिन फिर जब भारत सरकार से पद्म विभूषण जैसा बड़ा सम्मान मिलने की बात आई तो कॉलेज के सभी लोगों ने इसी का नाम सरकार के पास भेजा। उन्हें मेरा ख्याल तक नहीं आया। इससे मैं बहुत बुरी तरह से चिढ़ गया था। अब मैंने सोच लिया था कि मुझे कुछ भी करके इस डॉक्टर कृष्णमूर्ति को अपने रास्ते से हटाना है, क्योंकि अगर एक बार ये मेरे सामने से हट गया तब सबकी नजरों में सिर्फ मैं दिखाई दूंगा। लेकिन मैं एक ऐसा रास्ता अपनाना चाहता था जिससे ये मेरे रास्ते से भी हट जाए और उसने जितना भी अब तक नाम कमाया है वो सारा मिट्टी में भी मिल जाए। मैं चाहता था कि लोग इस पर थूकें, इसे गालियां दें, इसकी इतनी बदनामी हो कि ये शर्म से डूब के मरने के बारे में सोचे। इसीलिए मैंने फिर इसके खिलाफ चाल चली। लास्ट ईयर में जो भी बच्चे पढ़ रहे थे मैंने उनके कान भरने शुरू किए कि डॉक्टर कृष्णमूर्ति उनके नंबरों को काट रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर कृष्णमूर्ति के पास इतना समय नहीं होता था कि वो हर बच्चे से पर्सनली बात कर सके। इसीलिए उनके असिस्टेंट के तौर पर मैं ही बाकी के स्टूडेंट से जुड़ा हुआ था और उन्हें जो भी प्रॉब्लम्स होती थी वो मेरे द्वारा ही डॉक्टर कृष्णमूर्ति तक पहुंचाते थे। और जब उन लड़कियों ने मुझसे ये कहना शुरू किया कि मैं डॉक्टर कृष्णमूर्ति से इस बारे में बात करूं कि वो उनके नंबर छोटी छोटी चीज़ों में ना काटें बल्कि उन्हें थोड़ा सा सपोर्ट करें ताकि आगे वो जिस भी अस्पताल में नौकरी पाना चाहती हैं उन्हें वहां आराम से जॉब मिल जाए, मैंने इस बात का फायदा उठाया और एक एक लड़की को अलग से इस बात के लिए राजी किया कि अगर वो डॉक्टर कृष्णमूर्ति की ये शर्त मान जाए कि उनके साथ बस कुछ वक्त बिता ले तो डॉक्टर कृष्णमूर्ति उन्हें इतने अच्छे नंबर दे देंगे कि उनका करियर 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। वो लड़कियां बेचारी बहुत डरी हुई थीं और वो इस बारे में किसी से बात भी नहीं कर सकती थी। इसीलिए उनकी हिम्मत को तोड़ने में मुझे बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगा और वो मेरी इस शर्त को मान गई। मैंने उन्हें बता दिया कि उन्हें किस तरह से चुपचाप किस समय कैबिन में जाना है और वहाँ पर जो जैसा इंस्ट्रक्शन दिया जाए चुपचाप वैसा करना है। लड़कियों ने ठीक वैसा ही किया।
वो डॉक्टर कृष्णमूर्ति के केबिन में जाती थीं और मैं कृष्णमूर्ति की हैंडराइटिंग की नकल करके एक पेपर पर पहले ही लिखकर रख देता था कि वो अपनी आंखों पर काली पट्टी बांधकर सामने कुर्सी पर बैठ जाएं। मैं लड़कियों को हमेशा तभी डॉक्टर कृष्णमूर्ति के केबिन में भेजता था जब वो कहीं बाहर होते थे, और फिर उसके बाद मैं एक केमिकल उन लड़कियों को सुंघा देता था और इसके बाद मैं वो काम करता था जिस मकसद के लिए मैंने उन्हें वहां पर बुलाया था। और फिर जब लड़कियों को होश आता था तो वो अपना जो हाल देखती थीं उससे उन्हें यही लगता था कि उनके साथ जो भी कुछ हुआ है उसका जिम्मेदार डॉक्टर कृष्णमूर्ति ही है। और इस तरह से मैंने हर एक लड़की के जहन में डॉक्टर कृष्णमूर्ति को लेकर जहर घोलना शुरू कर दिया था। फिर धीरे धीरे मैं अपने उस रास्ते पर आगे बढ़ चुका था जहां मैं पहुंचना चाहता था। मैं चाहता था कि या तो ये लड़कियां एक साथ मिलकर डॉक्टर कृष्णमूर्ति पर ये इल्जाम लगाएं कि उन्होंने उनकी इज्जत को खराब किया है, या फिर कुछ ऐसा हो जाए जिससे डॉक्टर कृष्णमूर्ति का नाम मिट्टी में मिल जाए। लेकिन मुझे ऐसा होता हुआ कुछ भी नहीं दिख रहा था। पर कुछ दिनों के इंतजार के बाद ही वो लड़कियां पेट से हो गईं। मैंने अब तक उन लड़कियों से इतने अच्छे से बात की थी कि अब वो बहुत ही कंफर्टेबल होकर मुझसे अपनी सारी परेशानियों को शेयर कर लेती थी, क्योंकि मैंने उन लड़कियों को यही दिखाया था कि मैं भी उनकी तरह ही कृष्णमूर्ति का सिर्फ एक प्यादा हूँ, और मैं भी अपनी नौकरी के लिए इतना मजबूर हूँ कि डॉक्टर कृष्णमूर्ति की हर शर्त मुझे माननी ही पड़ती है। मैं उन लड़कियों की नज़र में बेचारा बन चुका था, इसीलिए जब वो इस बड़ी मुसीबत में फंसी तो उन्होंने मुझसे इस बारे में आकर बात की। मैंने अपनी अगली चाल चली और उनका बचा हुआ मनोबल भी पूरी तरह से तोड़ दिया और उन्हें उस रास्ते पर धकेल दिया जहां सिवाय मौत के कुछ भी नहीं था। और ठीक वैसा ही हुआ। वो लड़कियां भले ही इस मुसीबत से छुटकारा पाकर मौत को गले लगाने जा रही थीं, लेकिन वो डॉक्टर कृष्णमूर्ति को भी उनके किए की सजा दिलाना चाहती थीं। इसीलिए मैंने ही उनके दिमाग में ये आइडिया डाला कि अगर वो सब मिलकर एक साथ ऐसा करें तो अपने आप ही पुलिस का ध्यान डॉक्टर कृष्णमूर्ति पर जाएगा और उसे उसके पापों की सजा मिलेगी। उन लड़कियों ने ठीक ऐसा ही किया, क्योंकि अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। और इधर मैंने ये पहले ही पता कर लिया था कि किस डॉक्टर से हर बड़े केस की मेडिकल जांच कराई जाती है। उसे मैंने बहुत महंगी कीमत पर खरीद लिया और इस बात के लिए राजी कर लिया कि वो रिपोर्ट में वही लिखेगा जो मैं उससे कहूँगा। उसने भी मेरी बात मान ली और बस उसी एक रिपोर्ट ने वही कर दिखाया जो मैं ना जाने कितने सालों से चाहता था। इधर जैसे ही डॉक्टर कृष्णमूर्ति जेल पहुंचा, उधर सभी को मेरी अहमियत समझ आने लगी और देखो, मेरा नाम पद्म विभूषण के लिए भी नॉमिनेट हो गया। अब तो मुझे सरकार से सम्मान मिलने वाला है। अब हर कोई सिर्फ मेरी ही तारीफ कर रहा है। ये कहते हुए डॉक्टर कुमार बिल्कुल पागल जैसा हो चुका था और जोर जोर से हंस रहा था। डॉक्टर कृष्णमूर्ति तो हैरानी से आंखें फाड़कर उसे देख रहे थे। वो रोते हुए कहने लगे कि अगर तुम एक बार मुझसे खुद से आकर कह देते कि सर, ये सम्मान मैं लेना चाहता हूँ, तो मैं बिना एक पल भी सोचे हुए खुशी खुशी अपना नाम वापस ले लेता और कॉलेज वालों को खुद से रिक्वेस्ट करके कहता कि वो तुम्हारा नाम भारत सरकार के पास भेज दें। लेकिन तुमने तो मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा। ये कहते हुए डॉक्टर कृष्णमूर्ति वहीं कटघरे में बैठ गए और फूट फूट कर रोने लगे। हर कोई सन्न रह चुका था। जो सच्चाई खुलकर सामने आई थी उसके बारे में कोई सपने में भी सोच नहीं सकता था, क्योंकि सबको सच पता चल चुका था और सारे सबूत और गवाह भी सही साबित हो चुके थे। तो जज साहब ने बिना देरी करते हुए अपना फैसला सुनाया। डॉक्टर कुमार को फांसी की सजा दे दी, लेकिन शायद ऊपर वाले ने डॉक्टर कुमार की सजा पहले ही तय कर दी थी। डॉक्टर कुमार अपना दिमागी संतुलन खो चुका था और वो पूरी तरह से पागल हो गया था और इसीलिए डॉक्टर कुमार को मेंटल असाइलम में भेज दिया गया और इधर डॉक्टर कृष्णमूर्ति को बाइज्जत बरी कर दिया गया। कृष्णमूर्ति ने मुझे बहुत बहुत धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा कि मेरी ही वजह से आज उनकी खोई हुई इज्जत उन्हें फिर से वापस मिल पाई है। मैं भी बहुत सुकून में थी, क्योंकि अगर आज एक बेगुनाह को सजा हो जाती तो शायद मैं पूरी जिंदगी चैन से जी भी नहीं पाती। मेडिकल कॉलेज की लड़कियां भी सच जानकर बहुत परेशान थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि जो उनका झूठा हमदर्द बनने का दिखावा कर रहा है, दरअसल असल में वही उनका फायदा उठा रहा था। इस केस के बाद कॉलेज की लड़कियों को एक मीटिंग के लिए बुलाया गया और उन्हें अच्छे से समझाया गया कि अगर आपके करियर से रिलेटेड कोई भी ऐसी बात है
जो आपको परेशान कर रही है, तो आपको कभी भी घबराना नहीं है। आपको उसके बारे में अपने घर वालों या फिर अपने किसी भी टीचर से बात ज़रूर करनी है। अगर आप में से किसी एक ने भी पहले ही इस बारे में खुलकर बात की होती, तो डॉक्टर कुमार ने जिस तरह से सबकी इस कमजोरी का फ़ायदा उठाया था, ऐसा कभी भी नहीं हो पाता। कुछ महीनों के बाद डॉक्टर कृष्णमूर्ति को पद्म विभूषण सम्मान दिया गया और अखबार के फ्रंट पेज पर उनकी बड़ी सी तस्वीर छापी गई थी। साथ ही भारत सरकार की तरफ से मुझे भी सम्मान दिया गया, क्योंकि मैंने इस केस को सॉल्व करने में अपना अतुलनीय योगदान दिया था और इंस्पेक्टर रावत को भी प्रमोशन मिल चुका था। तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा लिखी हुई ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही आप बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आगे आने वाली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।